दोस्तों नमस्कार। किसी ने कल्पना की थी कि एक ऐसा काल्पनिक संसार होगा जिसमें संपूर्ण सुविधाएं होंगी, सारे लोग हर प्रकार की खुशी से संपन्न होंगे, और ऐसे काल्पनिक संसार को कहा गया था यूटोपिया। लेकिन एक नया वर्ड क्रिएट किया गया है, एक नया देश बनाया गया है काल्पनिक, जिसको नाम दिया गया है डिस्टोपिया। ऐसा देश, ऐसा काल्पनिक देश जहां किसी भी प्रकार की खुशी नहीं है, जहां करप्शन अपने पीक पर है, जहां लोगों की आय इतनी कम है जो नगण्य कही जा सकती है, जहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत कम है, जहां के लोग उदार नहीं हैं, एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, लोगों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई है और करप्शन का लेवल अपने उच्चतम स्तर पर है। अब ये जो खुशहाली सूचकांक के बारे में हम बात कर रहे हैं, खुशहाली सूचकांक को के आधार के लिए इस डिस्टोपिया की कल्पना की गई है। इस डिस्टोपिया को एक बेंचमार्क माना गया है और यह माना गया है कि विश्व के जो सारे देश हैं इस काल्पनिक देश से इस खुशहाली के संदर्भ में कितने ऊपर है, 0 से 10 की रेंज में कहां बाकी देश बैठते हैं। खुशहाली सूचकांक के लिए 6 आधार हैं: आय, आयु, आपकी उदारता, आपका यह परसेप्शन कि आप किसी संकट में होंगे तो लोग आपकी कितनी सहायता करेंगे, आपकी विचार अभिव्यक्ति, मत और विकल्प को चुनाव करने की स्वतंत्रता, और आपके मस्तिष्क में विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनके प्रति ये मत कि वहां इंटीग्रिटी है या करप्शन है। इन 6 आधारों पे हर साल पिछले 10 सालों से खुशहाली सूचकांक तैयार किया जाता है हर देश के लिए। इस साल 10वीं एनिवर्सरी थी, 2012 में खुशहाली सूचकांक शुरू किया गया था। यह तथ्यात्मक जानकारी आप सबको है, लेकिन इस खुशहाली सूचकांक को तैयार करने के पीछे ऐसी क्या आकांक्षा है, क्या चाहत है, क्या जरूरत है, क्या सोच है। तो बड़े विचारक ये मानते हैं कि खुशहाली सूचकांक के लिए जो विभिन्न ओपिनियन पोल्स लिए जाते हैं, जो सर्वे किए जाते हैं, उसके आधार पर उनसे जो निष्कर्ष निकलता है वो हमें पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी डिजाइन में सहयोग करते हैं। हर देश अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना चाहता है। अगर उसके पास इस खुशहाली से संबंधित कोई गहन अंतर्दृष्टि का विकास हो जाए तो उसके लिए पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी डिजाइन, प्लान फॉर्मेशन, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में उसको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। आपको भी खुशहाली सूचकांक समझने की इसलिए जरूरत है कि भारत को अगर जिस रैंकिंग पे इस समय है या जहां भारत खड़ा है, उस खुशहाली सूचकांक में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कमी रहेगी जिसको बढ़ाया जा सकता है। आप जब राजनीतिक नेतृत्व को, नीति निर्माताओं को जब इस प्रकार का इनपुट देंगे तो वो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी डिजाइन ऐसी पॉलिसीज बनेंगी जो लोगों की खुशहाली बढ़ाएंगी। तो ये कहा जाता है कि इस खुशहाली सूचकांक से एक गहन अंतर्दृष्टि मिलती है जो हमें नीति और कार्यक्रम के निर्माण में सहयोग करती है, ऐसे कार्यक्रम और नीतियों का निर्माण जो लोगों की खुशहाली बढ़ाने में योगदान देंगे। दोस्तों, इस साल का जो खुशहाली सूचकांक आया है वो पिछले 3 साल के जो डाटा कलेक्शन है उनके आधार पर तैयार किया गया है। इसकी 3 बेसिकली फ्लिप साइड सामने आई है, यानी ये माना जा रहा है कि इस डाटा के आधार पर, इन सर्वे के आधार पर यह सामने आया है कि 3 ऐसे नकारात्मक कारक हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पूरे विश्व में। वो कारक हैं तनाव या दबाव, स्ट्रेस, वर्री, चिंता। पूरी दुनिया के लोगों में हल्की हल्की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा है सैडनेस, उदासी। अगर सकारात्मक जो तथ्यों की या सकारात्मक जो कारक हैं उनकी बात की जाए तो इस हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशहाली सूचकांक से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि विश्व में धीरे धीरे उदारता की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
उदारता की प्रवृत्ति देखी गई है चैरिटी में, कि विश्व में लोगों में एक दूसरे का उपकार करने की भावना बढ़ती जा रही है, दान देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, लोग अजनबियों की भी सहायता करने के लिए उत्सुक होते जा रहे हैं, यानी ये प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। और दूसरी वॉलंटरी वर्क, यानी स्वेच्छा से कोई भी सामाजिक कार्य करने के प्रति लोगों की अभिरुचि में पिछले 3 साल में अभिवृद्धि हुई है। दोस्तों, हैप्पीनेस इंडेक्स से ये बात भी सामने आई है कि जो ईस्टर्न कल्चर के जो देश हैं, जिनमें हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान सबको मान सकते हैं, वहाँ के लोग बैलेंस और हार्मनी में विश्वास करते हैं। यानी इस बात में विश्वास करते हैं कि जीवन में संतुलन बना रहना चाहिए और लोगों के मध्य सौहार्द बहुत जरूरी है। लेकिन इसी खुशहाली सूचकांक से ये बात भी उभर कर सामने आई है कि ईस्टर्न कल्चर के लोग अगर खुशहाली पे कोई अनुसंधान या रिसर्च की जाए तो उसमें सहयोग नहीं करते। दोस्तों, खुशहाली सूचकांक को हर साल जारी करने के पीछे, हर साल इसके लिए आंकड़े जुटाने के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे खुशी दे सकता है। इस खुशहाली सूचकांक में हालांकि इस बार भूटान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन खुशहाली सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है उसमें भूटान का स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि 2020 में कोरोना का जब दौर था तो सामूहिक रूप से राज्य और वहां के लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर 2020 में कोरोना से एक भी मौत नहीं होने दी, जबकि वहां भी इंटरनेशनल टूरिज्म काफी बढ़ा हुआ है। और उस समय तक जब बाकी देशों ने रेस्ट्रिक्शन लगाया, उससे पहले भूटान ने भी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं किए थे। दोस्तों, हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट को अगर डिटेल से पढ़ा जाए तो इसमें एक बात और सामने निकल के आई है कि हम बिग डाटा, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बिग डाटा अवेलेबल है हमारे पास और निरंतर आता जा रहा है, उसका एनालिसिस करके, एनालिटिक्स के माध्यम से, डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से उसका एनालिसिस करके भी हम ये खुशहाली के लिए कैसी पॉलिसी हम बना सकते हैं, कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं, कैसे प्लान्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत सारा रिसर्च करके उनसे आंकड़े जुटा सकते हैं। खुशहाली सूचकांक की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पे जो टेक्स्ट करता है, जो स्माइली भेजता है, जो एक्सप्रेशन भेजता है, उसके आधार पे भी हम पता कर सकते हैं कि इस देश, क्योंकि ज्यादातर लोग आज सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी प्रकार की भावनाओं का, शब्दों का या चित्रों का वो निरंतर एक्सप्रेस करते रहते हैं अपने इंटरेक्शन के दौरान। तो खुशहाली सूचकांक जिन लोगों ने तैयार किया है, जिस संस्था ने तैयार किया है, उन्होंने ये कहा कि हमें इस बिग डाटा का स्पेसिफिकली एनालिटिक्स से एनालिसिस करवाना चाहिए बड़ी बड़ी एजेंसी से, ताकि भविष्य में हम इस प्रकार की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकें, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकें कि संपूर्ण विश्व धीरे धीरे डिस्टोपिया से दूर हटकर यूटोपिया की तरफ अग्रसर हो जाए। दोस्तों, खुशहाली सूचकांक को मैंने एक नए संदर्भ में, नए पर्सपेक्टिव में समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तथ्य आप अपनी किताब में कहीं भी देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।